नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ स्टार्ट की गई है जो कि बिनर सीरीज़ है। ये स्पेशली सी नेट और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए है। जो बच्चे किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है। ठीक। और ये सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे बीएससी नर्सिंग सिलेबस को पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज कवर करते चले बच्चों। मेरा इसमें टारगेट ये है कि मैं हर चैप्टर को उठाऊं और उस चैप्टर को 2 या 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करूं, और हर पार्ट में मैं कुछ टॉपिक को सेलेक्ट करूं और उस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ठीक। तो इसी तरह हमने अभी क्या स्टार्ट किया, अभी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया बच्चों। क्या स्टार्ट किया है? ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है बच्चों, इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 7 चैप्टर हैं बच्चों। और इन सातों चैप्टर को मैंने क्या किया है, 3-3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक। अभी तो मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है बच्चों, वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप नीट की बात करेंगे तो नीट में करीब 15 से 18 क्वेश्चन हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से देखे जाते हैं, या सीनेट में बात करें तो सीनेट में भी करीब हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से करीब करीब 9 या 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। ठीक। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि अभी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करूँगा बच्चों। ठीक। तो इसी तरह हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं और या फिर एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों। ठीक। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को क्या करें, रिवाइज करें और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें, और जो उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करें। तो जो कोई भी बच्चा इस सीरीज को अटेंड करना चाहता है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पीडीएफ, सपोज करिए जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एनजे साइंस क्लासेस जयपुर के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है बच्चों। ठीक। और इस सीरीज में सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, इस जैसे मैं बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ, इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी टेस्ट लाया जाएगा बच्चों, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस लाया जाएगा। ठीक। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग इस क्वेश्चन की सीरीज से, या जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करें बच्चों। ठीक। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वेयर डज द मोस्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। पूछ रहा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, ठीक, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है बच्चों? क्या पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे किस पार्ट में रहा? मोस्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों। ठीक। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है बच्चों। ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। देखिए, जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है? कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। देखिए, ये सपोज करिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये सरफेस एरिया हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया और ये हो गया बच्चों। ठीक। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक। एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बच्चों सरफेस एरिया हमारा एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। तो पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है और वो अब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। ठीक। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है? विलाई है बच्चों, रियुगे है, माइक्रोविलाई है, बोथ ए एंड सी।
तो देखिए बच्चों, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है बच्चों, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाई भी प्रेजेंट होते हैं और माइक्रो विलाई भी प्रेजेंट होते हैं। अब विलाई क्या होती है बच्चों? विलाई वो होती हैं, सपोज करिए ये हमारे इंटेस्टाइन का इंटरनल वॉल है बच्चों। बस मैं एक तरह सपोज, ये मैं दूसरों की तरह दोनों वॉल दिखा रहा हूँ, ठीक। तो इस पे जो ये बिग प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्शन लगे होते हैं या जो बड़े बड़े उभार हैं, उसको हम विलाई कहते हैं बच्चों, ठीक। अब मैं एक को इसको यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, एक को मैं बना रहा हूँ, ये एक विलाई है। तो इस विलाई के ऊपर छोटे छोटे ऐसे और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहते हैं। और ये फर्दर सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं बच्चों, ठीक। तो इसी तरह क्या होता है, माइक्रो विलाई और विलाई की मदद से हमारे जो इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है बच्चों? जो एब्जॉर्प्शन हमारा हो रहा है वो ज़्यादा होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। पूछ रहा है ऐसा कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है जो बिना एनर्जी के खर्च किए हुए, कौन सा अवशोषण बिना ऊर्जा व्यय के होता है। मतलब ऐसे कौन सा एब्जॉर्प्शन का टाइप है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। हमारे पास क्या क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस। तो देखिए बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी क्या ज़रूरत पड़ती है? किसी ना किसी चैनल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? चैनल। अब देखिए डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है बच्चों? डाइजेस्ट हो रहा है। जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। और उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने के लिए उसको क्या होना होता है? उसको डाइजेस्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब होने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो हमारे इंटेस्टाइन से हमारे कहाँ होता है? सर्कुलेशन में होता है। सर्कुलेशन मतलब ब्लड में होता है बच्चों। तो ब्लड में तो डायरेक्टली चला नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। डिफ्यूजन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या एंडोसाइटोसिस हो सकता है, या काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है। देखिए जो फैट होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बच्चों? काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन क्या होता है? एक फैट का एक मॉलिक्यूल होता है और उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है बच्चों, ठीक। फैट अंदर ये है और उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा एब्जॉर्प्शन का टाइप है जो बिना एनर्जी के होता है। तो हमारा जो सिंपल डिफ्यूजन होता है बच्चों वो बिना एनर्जी के होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज़ का जाना, वो कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन बच्चों, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है, पोर्स की ज़रूरत पड़ती है, या ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ठीक। और एंडोसाइटोसिस में हमारा ये केमिकल प्रोसीजर होता है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? एक सपोज करिए एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बाहर एक लेयर बन जाती है, और ये फिर सेल के अंदर से क्या होता है बच्चों? ये सेल के बाहर चला जाता है, ठीक। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर आना, ठीक। और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर आना। तो ये मैं एक्सोसाइटोसिस बता रहा हूँ बच्चों। एक्सोसाइटोसिस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बाहर से अंदर आना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस कहलाता है किसी भी सब्सटेंस का किसी सेल बॉडी, मतलब सेल के अंदर से किसी सब्सटेंस का बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस रिक्वायर एटीपी फॉर एब्जॉर्प्शन। पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो जिसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो ऐसा अब कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है? क्या क्या ऑप्शन है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अकर थ्रू। छोटी आंत में ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, पिनोसाइटोसिस।
तो बच्चों जो ग्लूकोज होता है बच्चों वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है, पिनोसाइटोसिस है। तो बच्चों देखिए, ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में ही हो रहा होता है बच्चों, ठीक। तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कम है बच्चों, ठीक। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल हायर से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा बच्चों। किसके थ्रू जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों, क्या होता है? एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, ठीक। तो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसी के थ्रू हमारे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसी चीज़ के साथ हो रहा है। मतलब क्या इसका कहने का मतलब हुआ कि ग्लूकोज के साथ साथ किसी और चीज़ का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ग्लूकोज के साथ बच्चों किसका एब्जॉर्प्शन होता है? सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, ठीक। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लूकोज किस माध्यम से एब्जॉर्ब होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मैकेनिज्म हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? जल के अवशोषण में कौन सा तंत्र सहायक होता है बच्चों? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन। तो बच्चों जो ग्लूकोज का वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो किसके माध्यम से होता है? वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which type of transporter is used for the amino acid absorption? अमीनो एसिड के अवशोषण के लिए कौन सा परिवहन तंत्र उपयोग किया जाता है बच्चों? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या? हमारे पास ऑप्शन है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस। तो बच्चों जो अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों? फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, किसी एक, देखिए जो हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है बच्चों, सपोज करिए हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग है और ये हमारी ब्लड वेसल्स है बच्चों जिसमें एब्जॉर्प्शन होना, और ये हमारा हो गया ल्यूमन। ये जो स्पेस है ये हमारे इंटेस्टाइन का क्या हो गया? ल्यूमन हो गया बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारे ब्लड में इसको हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक। तो जो अमाइनो एसिड का डिफ्यूजन होता क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज इंटेस्टाइन प्राइमरीली एब्जॉर्ब, बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या अवशोषित करती है बच्चों? तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है बच्चों वो मुख्य रूप से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराती है बच्चों। किसका? वाटर एंड मिनरल का। अगर हम स्पेशली बात करें, स्पेशली वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट? जो देखिए पूछ रहा है कौन सा विकार असामान्य रूप से धीमे मल त्याग का कारण होता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, माल न्यूट्रिशन। इनफ्रीक्वेंट मतलब जो बाउल मूवमेंट है बच्चों वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। मतलब जो हम देखिए हमारा बाउल मूवमेंट जो होता है उसका रेट क्या होता है? 1 मिनट में करीब करीब उसको 20 बार या 10 से 20 बार क्या होता है? मूवमेंट होता है बच्चों। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें भी एक मूवमेंट पाया जाता है जिसको हम बाउल मूवमेंट कहते हैं। अगर इसकी हम रेट की बात करें तो 1 मिनट में नॉर्मली 10 से 20 होता है बच्चों। अगर 10 से कम हो रहा है तो वो किसको करेगा? इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट कहलाएगा, ठीक। अगर 20 से ज़्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंट मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट, ज़्यादा हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है बच्चों, ठीक। तो अगर बाउल का मूवमेंट कम हो गया हो तो उससे हमें क्या होगा बच्चों? तो उससे हमें क्या होने का चांस हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने का चांस बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव वाटर लॉस इन स्टूल, कौन सी स्थिति अत्यधिक जल हानि के कारण होती है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डायरिया, एसिड रिफ्लक्स। तो अगर हमारे स्टूल में ज़्यादा वाटर जाने लगेगा, ज़्यादा वाटर का लॉस होने लगेगा बच्चों, तो हमें क्या हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, डायरिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, पूछ रहा है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। क्वासिरकोर, मैरास्मस, रिकेट्स, स्कर्बी। तो देखिए बच्चों, जो प्रोटीन है हमारे बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़रूरतफुल होता है बच्चों, मतलब हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़रूर। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, हमारे पास ऑप्शन है क्वासिरकोर, मैरास्मस, रिकेट्स और स्कर्बी बच्चों। ठीक, तो देखिए जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बच्चों, उससे क्या होगा कि जो बच्चों के मसल्स होते हैं या बॉडी के मसल्स के डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन की नीड्स होती है बच्चों। ठीक, किसकी नीड्स होती है, प्रोटीन की नीड होती है। ठीक, तो अगर हमारे बॉडी को प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा या कोई भी चिल्ड्रन है उसके बॉडी को प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उसके मसल्स का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, मतलब उसके बॉडी का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा बच्चों। ठीक, तो स्पेशली जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज देखी जाती है बच्चों, वो क्या होती है, क्वासिरकोर होती है। क्या होती है, क्वासिरकोर होती है। और मैरास्मस किसके वजह से होती है बच्चों, मैरास्मस होता है किसके वजह से, प्रोटीन, मतलब ओवरऑल किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही, मतलब तो सिर्फ प्रोटीन की नहीं, प्रोटीन के साथ साथ बच्चे को सफिशिएंट अमाउंट में जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितनी कैलोरी उसको अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए चाहिए, अगर उतनी कैलोरी उसको नहीं मिल रही हो तो मरासमस होगा। और रिकेट्स मतलब क्या होता है, हड्डियों का मजबूत ना होना बच्चों, मतलब हड्डियाँ, अगर हड्डियों में कोई दिक्कत आ रही है, हड्डी मजबूत नहीं है जल्दी या फ्रेजाइल है, मतलब हड्डियाँ, रिकेट्स कब होती है बच्चों, जब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। किसकी कमी होती है बच्चों, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। तो स्कर्बी क्या है बच्चों, स्कर्बी हमारा एक स्किन से रिलेटेड क्या होता है, डिजीज होता है। ठीक, और होते किसकी कमी से, स्पेशली विटामिन सी की कमी से स्कर्बी देखा जाता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज काज्ड बाय ओवरऑल कैलोरी डेफिशिएंसी। देखिए अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आप लोग को बताया है कि हमारे बॉडी को एक मिनिमम अमाउंट कैलोरी की चाहिए होता है। कैलोरी क्या होता है बच्चों, कैलोरी होती है एनर्जी। ठीक, तो हमारे बॉडी को अपने फंक्शन को बनाए रखने के लिए या अपने जो भी उसकी कार्य हैं उसको करने के लिए, जैसे सांस लेना, डाइजेशन, हमें जो भी डेली लाइफ के मूवमेंट्स होते हैं या डेली डे टू डे वर्क होते हैं उसको करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो जब हमारे बॉडी में ओवरऑल कैलोरी की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों। किसकी डेफिशिएंसी, ओवरऑल कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमें कौन सी बीमारी होने का डर रहेगा। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, मैरास्मस, क्वासिरकोर, बेरी ग्वाइटर। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मरासमस। ठीक, मरासमस। अब देखिए मरासमस हमको कैसे देखने को, मरासमस के जो पेशेंट होंगे बच्चों, उनका जो ट्रंक होगा, मतलब जो बॉडी का कोर एरिया होगा, वो उतना अंडर डेवलप नहीं रहेगा जितना उनका हैंड और फीट, मतलब जो उनके हैंड और फीट होंगे बच्चों, वो काफ़ी दुबले पतले होंगे, और जो ट्रंक का एरिया होगा वो एडिमा देखा जाएगा या उसमें मोटापा देखा जाता है बच्चों। और उनको उनके हेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल्स होते हैं बच्चों। तो करेक्ट आंसर हमारा मैरास्मस हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो रही है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ इंडाइजेशन। देखिए अपच का एक सामान्य लक्षण क्या है बच्चों, जो अपच होता है उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन। तो बच्चों जो हमें इंडाइजेशन होता है उसमें क्या होगा, हमें भूख लगेगी नहीं, क्योंकि इंक्रीज एपेटाइट तो कभी होगा ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन देखा जा सकता है या एक्सेसिव यूरिनेशन तो नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जो सामान्य कारण होगा, मतलब जो इसके सामान्य कारण होंगे जो कॉमनली हर पेशेंट में देखे जाएंगे, वो देखा जाएगा एब्डोमिनल पेन। क्योंकि इंडाइजेशन में जो फूड होता है बच्चों वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाके क्या हो रहा है, फंस जा रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, या उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, एक जगह पर इकट्ठा हो रहा, तो उससे क्या होगा, हमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच एंजाइम डिफिशिएंसी कॉज लैक्टोज इंटॉलरेंस, किस एंजाइम की वजह से हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है बच्चों? अब लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है किसी किसी पेशेंट में या किसी किसी क्लाइंट में या किसी इंडिविजुअल में क्या होता है, दूध पचाने की क्षमता नहीं होती है बच्चों, ठीक। अब दूध पचाने की क्षमता क्यों नहीं होती है? क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है बच्चों। लैक्टोज क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक। तो क्या होता है किसी पेशेंट या किस कुछ इंडिविजुअल में क्या होता है, दूध नहीं पचता है बच्चों। अगर वो दूध को लेते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चों। तो पूछ रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, मतलब अगर ये एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पेप्सिन है बच्चों, सॉरी एक सेकंड, हमारे पास ऑप्शन है पेप्सिन, लैक्टेज, एमाइलेज, लाइपेज। तो लैक्टेज की जब कमी होती है बच्चों तो हमें क्या देखने को मिलता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। अब लैक्टेज क्या करता है बच्चों, लैक्टेज क्या कराता है, मिल्क का क्या कराता है बच्चों, डाइजेशन कराता है। किसका डाइजेशन कराता है बच्चों, मिल्क का डाइजेशन कराता है। मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या करता है, डाइजेशन करता है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी का कारण बनता है बच्चों, ठीक। कौन सी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात में कम दिखाई देना। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए बच्चों जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की कमी से हमें क्या हो सकता है, विटामिन बी की कमी से हमें अनेमिया हो सकता है, हमें अनेमिया हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब हमारे न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होगा बच्चों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, याद रखिएगा क्या होगा, स्कर्वी होगा बच्चों, ठीक, स्कर्वी, ठीक। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आप लोग को बताया क्या होगा, रिकेट्स। रिकेट क्या है बच्चों, हड्डियों का एक तरह का रोग है बच्चों, क्या है, हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं रिकेट्स में, ठीक। क्लियर, ठीक। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स विटामिन बी 12। अब पूछ रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग विटामिन बी 12 को अवशोषित करता है, मतलब विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों। देखिए जो विटामिन बी 12 होता है बच्चों उसका एब्जॉर्प्शन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के एक स्पेसिफिक पार्ट में होता है बच्चों, ठीक। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के स्पेसिफिक एक मुख्य भाग में होता है। तो वो मुख्य भाग कौन सा होता है वही पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक। ऑप्शन हमारे पास स्टमक, क्या है बच्चों, ऑप्शन हमारे पास स्टमक, सॉरी एक सेकंड, हमारे पास ऑप्शन है स्टमक, डियोडिनम, इलियम, कोलॉन, ठीक। तो देखिए जो बी 12 का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो हमारे कहाँ होता है, इलियम में होता है, ठीक। अब देखिए जो हमारा बी 12 है बच्चों वो क्या है, एक तरह का विटामिन है, क्या है बच्चों, विटामिन है। अब बी 12 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बी 12 क्या कराता है बच्चों, बी 12 जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जो होती हैं उनका क्या कराता है, मैचुरेशन कराता है बच्चों, क्या कराता है, उनका मैचुरेशन कराता है। मैचुरेशन का मतलब क्या हो गया, उनको क्या करता है, एक्टिव ब्लाथ, मतलब देखिए जो आरबीसी बनती हैं बच्चों वो कई चीज़ों के मदद से बनती है। अब उसमें क्या क्या आता है, जैसे उसमें आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, बी 12 हो गया। तो बी 12 का काम क्या होता है, बी 12 का काम होता है कि आरबीसी का जो सेल होता है उसको मैच्योर बनाना, मतलब पहले इमेच्योर होते हैं फिर उसको मैच्योर बनाना। मैचुरेशन प्रोसेस में होता क्या है, पहले जो आरबीसी के सेल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है बच्चों, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके सेल का साइज हल्का सा छोटा हो जाता है, ठीक। तो बी 12 साइज क्या कराता है, बी 12 का आरबीसी का मैचुरेशन कराता है बच्चों। देखिए अब जो हमारा ये बी 12 होता है बच्चों उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या बोलते हैं बच्चों, CIF, CIF, ये हमारे बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों, कहाँ निकलता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक में रिलीज होता है बच्चों, ठीक। कहाँ रिलीज होता है, स्टमक में
रिलीज होता है बच्चों। और कौन रिलीज करता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर? जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं बच्चों, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो हमारे स्टमक में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं, जिसको हम CIF के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक, और ये CIF क्या करवाता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। किस पार्ट में? हमारे इलियम में। और B12 क्या कराता है बच्चों? B12 RBC का मैचुरेशन कराता है, मतलब RBC को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main function of the large intestine? सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। ठीक, सपोज करिए ये क्वेश्चन है कि जो हम मेडिसिन लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ठीक, देखिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, या फिर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं बच्चों। सपोज ये क्वेश्चन को मैं कट करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो गया। हाउ मैनी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन, मतलब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कितने पार्ट होते हैं। ऑप्शन हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, या 4 पार्ट होते हैं बच्चों। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, सब आप लोग कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताइएगा कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक, और उन पार्ट का नाम क्या क्या होता है बच्चों। ठीक, तो देखिए मैं अभी मतलब हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हो सके सीनेट एग्जाम में इस बार पूछा जाए बच्चों। ठीक, तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 4 पार्ट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन का मतलब जो इस ऊपर की तरफ जा रहा होता है, मतलब हमारे एब्डोमिनल कैविटी में देखेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। और फिर ये जाके कर्व हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर उसके बाद ये नीचे आ जाता है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। और फिर ये एस शेप का बनता है, जिसको हम सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं बच्चों। ठीक, तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। ठीक, 4 पार्ट होते हैं। और जो सिग्मॉइड कोलॉन होता है वो फिर किससे कनेक्टेड होता है बच्चों? वो फिर किससे कनेक्टेड होता है? वो फिर जाके कनेक्टेड होता है हमारे रेक्टम से बच्चों। किससे कनेक्टेड होता है? रेक्टम। रेक्टम क्या करता है बच्चों? रेक्टम जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो जिसको हम फीकस कहते हैं बच्चों। देखिए जो हम खाना खाते हैं वो कुछ डाइजेस्ट होता है और कुछ नहीं डाइजेस्ट होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर हमारे रेक्टम में टेम्परेली स्टोर होता है बच्चों। रेक्टम किसको स्टोर करता है? फीकस को स्टोर करता है। ठीक, तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके टोटल कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 4 पार्ट होते हैं। पहला असेंडिंग कोलॉन, दूसरा डिसेंडिंग कोलॉन, तीसरा ट्रांसवर्स कोलॉन, चौथा सिग्मॉइड कोलॉन। बच्चों कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल इन डाइजेशन? पूछ रहा है पाचन में पित्त, बाइल की भूमिका है, मतलब जो बाइल होता है, बाइल जो होता है उसका काम क्या होता है बच्चों। ठीक, किसका काम पूछ रहा है? बाइल का काम पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? प्रोटीन ब्रेकडाउन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, स्टार्च डाइजेशन, विटामिन एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों देखिए जो हमारा बाइल होता है वो क्या करता है? फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कराता है? फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग? पूछ रहा है कौन सा पाचन विकार तनाव और अधिक खाने से होता है। ठीक बच्चों, क्या पूछा जा रहा है? विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस एंड ओवर ईटिंग? ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो हमें स्ट्रेस लेने से, मतलब चिंता लेने से या टेंशन होने से होता है, और ओवर ईटिंग से होता है, मतलब ज़्यादा खाने से होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास बच्चों? हमारे पास ऑप्शन है डायरिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, माल एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों जो स्ट्रेस और ओवर ईटिंग के वजह से होता है वो क्या हो जाएगा? हमारा इंडाइजेशन हो जाएगा, मतलब इसको हम अपच भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अपच भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है जो हम खाना खाते हैं बच्चों वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता और हमारे स्टमक में क्या कराता है? ब्लॉटिंग कराता है। ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों?
पेट का फूलना, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब पेट हमारा जो है वो फूल जाता है और हमारा पेट क्या लगता है, भरा भरा लगता है, कि हमने जैसे बहुत खाना खा लिया हो या खाने का मन दोबारा नहीं करता है बच्चों, ठीक। और ये होता क्यों, स्ट्रेस की वजह से होता है, वो ओवर ईटिंग की वजह से होता है, मतलब जितना हमको खाना चाहिए हम उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पूछ रहा है कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों, उसका मेन सिम्टम क्या होता है, मतलब उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एक्सेसिव वेट गेन, मसल वास्टिंग, हाई ब्लड शुगर, ज्वाइंट पेन। तो जो हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, बच्चे को जितने प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरत है भाई होती है, उससे कम उसको मिल रहा होता है या उससे बहुत कम मिल रहा होता है। तो उससे होता क्या है बच्चों, उसका मेन लक्षण क्या होता है, तो उसका मेन लक्षण क्या होता है, मसल वेस्टिंग। क्या होता है बच्चों, मसल वेस्टिंग होता है। क्लियर। मैं माइक चेक कर रहा था चल रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो ये माइक है वो बंद हो जाता है, ठीक, तो मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। क्लियर। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सबसे मेन लक्षण क्या होगा बच्चों, मसल वास्टिंग होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म मूव ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इनटू द सेल। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को कोशिकाओं में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कौन सी होती है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। तो बच्चों देखिए, जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टर किस में काम आते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, जो ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, वो पड़ती है हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ठीक। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है बच्चों और अमाइनो एसिड, देखिए क्या होता है, ग्लूकोज और दूसरा हो गया क्या, अमाइनो एसिड। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बच्चों दो तरीके से होता है, कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक होता है एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बच्चों, ठीक। और अमाइनो एसिड का कैसे होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है बच्चों। कैसे होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है, ठीक। तो पूछ रहा है वो कौन सा मैकेनिज्म है जो ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को क्या कराता है, सेल में भेजता है, ठीक, इनटू सेल, सेल के अंदर भेजता है, ठीक। किसके अंदर भेजता है, सेल के अंदर भेजता है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा बच्चों। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सुविधाजनक प्रसारण फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, requires energy, move against concentration gradient, uses transporter protein या absorb large molecule, ठीक। तो बच्चों जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का यूज करता है। किसका यूज करता है, ट्रांसपोर्टर। मैंने आपको बताया था अभी कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। जो मैं ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर कहते हैं, ठीक। और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं बच्चों, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को यूज करके हमारे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है बच्चों, नहीं सॉरी, लोअर हायर कंसंट्रेशन, हाँ लोअर कंसंट्रेशन से, सॉरी बच्चों, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज इज कॉल्ड। लैक्टोज को डाइजेस्ट की ना कर पाने की कंडीशन को हम क्या कहेंगे। कोई पेशेंट अगर लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, लैक्टोज क्या होता है बच्चों, लैक्टोज एक तरह का क्या होता है, शुगर होता है या ग्लूकोज होता है, जो कहाँ पाया जाता है, या प्रोटीन, सॉरी बच्चों, प्रोटीन होता है जो कहाँ पाया जाता है, सॉरी लैक्टोज एक तरह का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ठीक, सॉरी प्रोटीन नहीं होता, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, जो पाया कहाँ जाता है, दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है बच्चों, ठीक। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहेंगे। मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस किसको कहते हैं बच्चों, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज डायरिया। दस्त या डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉरी एक सेकंड, एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन,
लैक ऑफ बाइल सिक्रीशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम बच्चों। ठीक, तो देखिए डायरिया जब होता है बच्चों, डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है कि जो हमारा बाउल का मूवमेंट है बच्चों वो क्या हो गया है, तेज हो गया। मतलब जितने रेट से हमारे बाउल का जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होना चाहिए, उससे काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। ठीक, क्या होने लगता है, उससे काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। तो तेज मूवमेंट, तेज होने से क्या होता है बच्चों, मूवमेंट तेज होने से क्या होता है, एक सेकंड, जब मूवमेंट सॉरी बच्चों, मूवमेंट तेज होने से क्या होता है कि जो हमारा फूड कंटेंट है वो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, तो उससे क्या होता है, डायरिया हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठीक, तो हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है वो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम इन एक्टिव परिवहन। मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों उसमें सोडियम का काम क्या होता है, किसका काम, सोडियम का काम। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, प्रोवाइड एनर्जी, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बोथ ए एंड बी। तो देखिए बच्चों ये क्या कराता है, क्या कराता है बच्चों, ये एक तरह का, मतलब देखिए सोडियम क्या है बच्चों, सोडियम हमारे बॉडी में ऐसे वर्क करता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बच्चों। मतलब किसी फ्लूइड में अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, और किसी फ्लूइड में अगर सोडियम की मात्रा कम है तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो सोडियम होता है बच्चों वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर, एक्टिव डिफ्यूजन में करता क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गन स्टोर बाइल। पूछ रहा है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, उसमें एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऑर्गन बाइल को स्टोर करता है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, लीवर है, स्टमक है, गाल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। तो जो गाल ब्लैडर होता है बच्चों वो हमारे किसको स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करता है। अब गाल ब्लैडर पाया कहाँ जाता है बच्चों, गाल ब्लैडर पाया जाता है हमारा जो लीवर होता है उसके पीछे पाया जाता है बच्चों। ठीक, इसके पीछे पाया जाता है। यहाँ पे एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, ये गाल ब्लैडर होता है। अब गाल ब्लैडर बाइल को क्यों स्टोर करता है बच्चों, गाल ब्लैडर बाइल को इसलिए स्टोर करता है ताकि उसके कंसिस्टेंसी को बढ़ाया जाए, मतलब बाइल को और कंसनट्रेट किया जाए, मतलब उसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन करा के बाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है बच्चों। क्या करता है, बाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर इन डाइजेशन। पूछ रहा है जो फाइबर एक तरह का न्यूट्रिशन, मतलब फाइबर क्या होता है बच्चों, एक तरह का न्यूट्रिशन होता है जो हमारे डाइट में प्रेजेंट होता है। फाइबर हमको मेनली किन चीज़ों से मिलता है, जो हम जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, खीरा हो गया, और भी जितने भी सैलड्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, सैलड्स होते हैं, या पत्तियां हो गई, इसमें हमें क्या मिलता है, मेनली हमें इसमें फाइबर मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। तो पूछ रहा है कि फाइबर का हमारे डाइजेशन में क्या रोल होता है। ठीक, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इनहेंस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन बाउल मूवमेंट, इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो बच्चों जो फाइबर होता है वो क्या कराता है, बाउल मूवमेंट में हेल्प कराता है बच्चों। ठीक, फाइबर हमारे बाउल मूवमेंट को क्या करता है, तेज कर देता है। ठीक बच्चों, और फाइबर हमारे डाइट में हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ठीक, तो हमें अपने डाइट में फाइबर को भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेक्टम। पूछ रहा है रेक्टम। अब देखिए रेक्टम क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है बच्चों। मैंने आपको बताया कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है और रेक्टम पर ख़त्म होता है बच्चों। ठीक, तो रेक्टम क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। रेक्टम का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एब्जॉर्ब वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना, स्टोर फीकस, प्रोड्यूस एंजाइम, डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ये क्या करता है, फीकस को क्या करता है, टेम्परेरली स्टोर करता है बच्चों। क्या करता है, टेम्परेरली स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज कॉमन इन ओल्ड एज ड्यू टू वीक पेरिस्टालसिस।
विच पूछ रहा है बुजुर्गों में कमजोर पेरिस्टालसिस के कारण कौन सा पाचन विकार आम है बच्चों। देखिए, जब हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, मतलब बच्चों सही से हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा बच्चों, जो हमारे एब्डोमिनल में जो हम कंटेंट मतलब जो खाना खा रहे हैं उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक, तो देखिए डिफेकेशन मतलब फीकस को बाहर निकालने के लिए या डाइजेशन को कराने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर पेरिस्टालसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बच्चों। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। करेक्ट। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी। पूछ रहा है कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग का कारण होता है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए के वजह से क्या होता है बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B12 की कमी से अनेमिया होता है। क्या होता है बच्चों, अनेमिया होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा बच्चों, स्कर्वी होगा। क्या होगा, स्कर्वी होगा। करेक्ट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी की वजह से क्या होगा, रिकेट। रिकेट मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बच्चों। क्या हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों या एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों। ठीक, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से डिस्कस करूं और हर लेक्चर में मैं 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जिनका लेबल बच्चों क्या होगा, सीनेट और एम्स बीएससी नर्सिंग का होगा बच्चों। ठीक, क्या होगा, सीनेट और एम्स बीएससी नर्सिंग के लेवल का होगा बच्चों। ठीक, तो आप लोग इस लेक्चर को अगर थोड़ा भी लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को शेयर करें उन बच्चों के साथ जो बीएससी नर्सिंग या एम्स का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों बच्चों। ठीक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।